हेलो दोस्तों, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग क्वेश्चन बैंक का सीरीज़ था बीपीएससी का, उसका लेके चल रहे थे, जिसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पेज नंबर 43 तक ऑलरेडी कर चुके हैं कवर। पेज नंबर 43 तक कवर किए हैं, क्वेश्चन नंबर 80 तक कवर कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 से कवर करने वाले हैं। तो आइए बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, यानी 81 नंबर क्वेश्चन है, रैयतवारी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी। तो रैयतवारी सबसे पहले जो लागू किया गया था वो किया गया था मद्रास में। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन है, रैयतवारी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास प्रेसिडेंसी में अलेक्जेंडर रीड के द्वारा 1792 ईस्वी में, जो कि तमिलनाडु में है, बरहामल क्षेत्र में लागू किया गया था। इसके बाद यह व्यवस्था बम्बई प्रेसिडेंसी में भी लागू की गई टॉमस मुनरो के द्वारा। तो टॉमस मुनरो का जो संबंध है ये किससे है? रैयतवारी व्यवस्था से है। अगर पूछा जाए कि मद्रास प्रेसिडेंसी में किसके द्वारा रैयतवारी व्यवस्था लागू किया गया था, तो वो थे अलेक्जेंडर रीड। कर रहा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। डाइस में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 1885 में। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं तो सही से पता चल जाएगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार है कि 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा क्या लाया गया था? अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था, जिसमें जमींदारों को कई अधिकार प्रदान किए गए थे जमींदार को। 19वीं शताब्दी तक आते आते भूमि की मांग जो है बढ़ने लगी और भूमि मालिकों ने किराए में बढ़ोतरी कर दी। यह समस्या किसानों के विद्रोह का था। इस बीच बंगाल सरकार ने बंगाल एवं बिहार में बंगाल किराएदारी अधिनियम लागू किया गया 1885 को, जिसमें भूमि मालिकों या जमींदार जिसको कहते हैं और किराएदारों के अधिकार को परिभाषित किया पहली बार। तो ये किया गया था किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, या इसी के द्वारा लाया गया था अस्थाई बंदोबस्त का नियम। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर। इसमें कहा जा रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो ये रचना जो है ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ये रचना की गई थी। इसका एक्सप्लेनेशन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का जो बचपन का नाम था वो मुल्ला शंकर हुआ करता था, जिनका जन्म जो है 1824 ईस्वी में गुजरात की मैरबी रियासत में हुआ था, एक ब्राह्मण परिवार में। उन्होंने 1860 ईस्वी में मथुरा में स्वामी बिरजानंद जी के वेदों का अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की। 1867 आते आते इसमें उन्होंने क्या किए कि वहाँ पे वो सेटल हो गए और 1875 ईस्वी में उन्होंने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। याद रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना किया गया था। कब? 1875 में। और स्थान कौन सा था? मुंबई। उनके विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश से मिलता है। ये भी नाम याद रखेंगे। सत्यार्थ प्रकाश जो है किसकी रचना है? स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। इसके अन्य रचना भी है, जैसे पाखंड खंडन, भेदभास भूमिका, ऋग्वेद भाष, अद्वैत मंत्र का खंडन, पंच महायज्ञ विधि, ये सब जो है प्रमुख इनकी रचना है। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो अमृत बाजार पत्रिका की जो स्थापना है वो किया गया था शिशिर कुमार घोष के द्वारा। जो इसका जो आंसर है इस साइड दिया हुआ है, देख ले। तो ये किया गया था शिशिर कुमार घोष के द्वारा। एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना मोतीलाल घोष तथा शिशिर कुमार घोष ने 1868 ईस्वी में कलकत्ता में की थी। प्रारंभ में यह बंगाली भाषा में प्रकाशित हुआ करता था, लेकिन 1878 ईस्वी में देसी भाषा प्रेस अधिनियम से बचने के लिए रातों रातों ये क्या हो गया? अंग्रेजी भाषा में रूपांतर हो गई। गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 ईस्वी में शुरू किया, जिसे 1879 ईस्वी में SN बनर्जी ने ले लिया। हिंदू पेट्रियाट की स्थापना की और गिरीश चंद्र घोष ने की थी। बाद में हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बने थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, अमृत बाजार पत्रिका और मोतीलाल नेहरू और शिशिर कुमार घोष के द्वारा चलाया गया था। ये कहाँ से? कलकत्ता से। और कौन सी ईस्वी में? 1868 में। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर। इसमें कहा जा रहा है, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीति का प्रचारक था? तो ये हुआ करता था लीडर। सही आंसर बी है इसका। फ्री प्रेस जनरल एक न्यूज एजेंसी थी। यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका थी। तो ये भी बात आपको याद रखना है। यंग इंडिया क्या था? एक जो है साप्ताहिक पत्र हुआ करता था, जो किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये चलाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था।
लीडर समाचार पत्र के संपादक थे मदन मोहन मालवीय थे, और मालवीय जो बिलोंग करते थे वो उदारवादी दल के नेता थे। ठीक है, तो ये उदारवादी नीतियों को प्रचार प्रसार करते थे और इसी से माध्यम से उदारवादी अपनी नीति को प्रचार करते थे। क्वेश्चन है 86 नंबर, इसमें कह रहा 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? तो ये आकर्षित किया गया था जो उस टाइम के बुद्धिजीवी लोग थे उनको। ठीक है, उसके बाद जो नगरीय उच्च जाति के थे उसको किया था, और निर्धन सर्वसाधारण वर्ग के लोगों को आकर्षित किया था, लेकिन उदार राजवाड़े को ये नहीं कर पाए थे। तो सही आंसर इसका क्या हो गया? सी हो गया। इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार है कि 19वीं सदी के जो धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन था भारत में चला था, एक विशेष स्थान रखता है इतिहास में। इसने जहां एक ओर धार्मिक एवं सामाजिक सुधार का आह्वान किया, वहीं दूसरी ओर इसने भारत के अतीत को उजागर कर भारतवासियों को मन में आत्मसम्मान और आत्मगौरव की भावना जगाने की कोशिश की थी। इसने बुद्धिजीवी लोग, नगर के उच्च जाति के लोग और निर्धन सर्वसाधारण वर्ग के लोगों को ही अपनी ओर आकर्षित कर पाए, जो कि इसमें सम्मिलित हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 87 नंबर, इसमें कहा जा रहा है भारतीय पूर्ण जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो ये जो है ये राजा राम मोहन राय को, इसको भारतीय पूर्ण जागरण आंदोलन के पिता के नाम से भी जाना जाता है। तो सही आंसर कौन सा हो गया इसका? डी। 87 नंबर का एक्सप्लेनेशन है कि राजा राम मोहन राय को भारतीय पूर्ण जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य हेतु और भारत राष्ट्रवाद का जनक और आधुनिक भारत का पिता और प्रथम आधुनिक पुरुष या युगदूत भी कहा जाता है। तो ये सारे टैगलाइन आप लोग याद रखिएगा, ये सारे किसके बारे में हैं? तो ये है राजा राम मोहन राय के बारे में। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है 88 नंबर, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो आत्मीय सभा जो गठित किया गया था वो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसमें देखिए इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पढ़ लेते हैं। हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की। उन्होंने मूर्ति पूजा की आलोचना की। ठीक है, ये जो है मूर्ति पूजा का आलोचना करते हैं, और इसमें क्या है, यह विचार व्यक्त किया कि हिंदू के सभी प्राचीन मौलिक ग्रंथों ने एक ब्रह्म का उपदेश दिया। इसके समर्थन में उन्होंने वेद और 5 मुख्य उपनिषदों का बांग्ला भाषा में अनुवाद भी किया था। तो आत्मीय सभा किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? तो ये किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। 89 नंबर, इसमें कहा जा रहा ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी किस वर्ष? तो देखिए इसमें एक से अधिक या इनमें से कोई ये तो ऑप्शन दिया नहीं है। बेसिकली ये 1828 ईस्वी में हुआ था। इसका एक्सप्लेनेशन से आप लोग को ये पता चलेगा। तो इसमें कह रहा है कि राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज नाम से एक समाज की स्थापना की, जो आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। इस समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एक ब्रह्म ही पूजा का उपदेश दिया। यह एक ऐसे लोगों की जमात थी जो ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे और मूर्ति पूजा से अलग रहते थे। इस नवीन धर्म के सामाजिक रीति रिवाजों एवं धार्मिक कर्मकांडों के लिए कोई स्थान नहीं था। ब्रह्म समाज ने रंग, वर्ण अथवा मत पर विचार किए बिना मानव मात्र के प्रति प्रेम तथा जीवन की उच्चतम विधि के रूप में मानवता की ओर सेवा पर बल दिया। ठीक है, तो इसमें से दिए गए विकल्प में कोई नहीं है 1828। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर नहीं दिया गया है। तो याद रखिएगा, इस ब्रह्म सभा का जो स्थापना हुआ था 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। कह रहा है राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। तो ये किया गया था कब? 1828 ईस्वी में। तो सही आंसर इसका हो गया सी। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा किया गया था। सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था। तो इसका सही आंसर बी हो गया। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन दिया है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने दिसंबर 1829 में नियम 17 द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रारंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था, परंतु 1830 ईस्वी तक ये बम्बई, मद्रास प्रेसिडेंसी सभी जगह ये लागू कर दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 92 नंबर। इसमें कहा जा रहा है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। तो सही आंसर ये हो गया इसका।
इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बम्बई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्मारंग पांडुरंग द्वारा की गई थी। महादेव गोविंद रानाडे इस संस्था से 1869 ईस्वी में जुड़े। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य जो था जाति प्रथा का विरोध था। स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि करवाना, विधवा विवाह को बढ़ावा देना, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन करना और इसके रानाडे का सामाजिक सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी के अंत तक सफलतापूर्वक जारी रहा था। ठीक है 93 नंबर, इसमें कहा जा रहा है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे, तो ये थे स्वामी विवेकानंद। सही आंसर बी हो गया। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना अपने गुरु के स्मृति में की थी। उन्होंने संन्यास धारण करके धार्मिक ग्रंथों का विशद अध्ययन किया। अपनी गुरु की शिक्षाओं की व्याख्या को साकार करने के लिए श्री स्वामी विवेकानंद, जो कि 1862 से लेकर 1902 को उन्होंने शिक्षा का साधारण भाषा में वर्णन किया। स्वामी विवेकानंद इस जो थे नवीन हिंदू धर्म न्यू हिंदुइज्म के प्रचारक के रूप में उभरे थे। 1893 ईस्वी में वो शिकागो गए थे, जहां उन्होंने पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया था। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो किस ईस्वी में गए थे, तो 1893 ईस्वी में गए थे। ठीक है, इस भाषण से उन्होंने पश्चिम संसार के सामने पहली बार भारत की संस्कृति के महत्ता को प्रभावकारी तरीके से प्रस्तुत किया। इसके पश्चात उन्होंने अमेरिका और इंग्लैंड में भ्रमण किया और हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया। स्वामी जी ने हिंदू धर्म के इस पक्ष मुझे मत छेड़ो की बहुत भर्त्सना की। इसके अनुसार हिंदू धर्म अब केवल खान पान तक ही सीमित रह गया था। वह निर्धनों के धनियों द्वारा शोषण पर धर्म की चुप्पी से बहुत अप्रसन्न थे। उनके अनुसार भूखे व्यक्ति के धर्म की बात करना ईश्वर तथा मानवता का अपमान है। अगर कोई व्यक्ति भूखा है, उससे अगर हम लोग धर्म की बात कर रहे हैं तो इसमें ईश्वर और मानवता का भी अपमान समझा जाता था। स्वामी विवेकानंद ने कोई राजनीतिक संदेश नहीं दिए, परंतु फिर भी उन्होंने अपने लेखों तथा भाषणों द्वारा नई पीढ़ी में अपने भूतकाल में एक नवीन आत्मगौरव की भावना जगाई। यह एक पक्के देशभक्त थे। सुभाष चंद्र जी बोस ने उनके बारे में कहा कि जहाँ तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आत्मधिक पिता कह सकते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट था किसका? सुभाष चंद्र जी बोस का था अबाउट द स्वामी विवेकानंद। 93 नंबर, इसमें कहा जा रहा है, इसमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो ये कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी थे। सही आंसर बी हो गया। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो ये किया था 1897 में। मतलब जब 1893 में वो शिकागो गए, वहाँ से आके रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की थी। इसका एक्सप्लेनेशन है, स्वामी विवेकानंद दक्षिणेश्वर में स्वामी कहे जाने वाले रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य थे। उसके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त हुआ करता था। आगे चलकर वो स्वामी विवेकानंद जी हुए, जिनका जो जन्म का कार्यकाल था, जन्म हुआ था उनका 1863 में और मृत्यु हो गया था 1902 ईस्वी में। के नाम से ये प्रसिद्ध हुए थे, स्वामी विवेकानंद जी नाम से। उन्होंने रामकृष्ण के संदेश को विश्व में फैलाया। रामकृष्ण के सिद्धांतों का आधार वेदांत दर्शन था। ठीक है, ये वेदांत दर्शन का जो कह सकते हैं, इनका प्रचार प्रसार किया। फिर अगर हम लोग बात करें कि मिशन मनुष्य की सेवा को ईश्वर की सेवा मानता है, मतलब कि सर्विस टू मैन सर्विस टू गॉड, मतलब किसी आदमी की अगर सेवा कर रहे हैं तो ईश्वर की सेवा के बराबर माना गया है, क्योंकि मनुष्य की आत्मा में परमात्मा का अंश है। ठीक है, ये स्वामी विवेकानंद जी का स्टेटमेंट था। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। तो दयानंद सरस्वती स्थापित किए थे क्या? आर्य समाज 1875 ईस्वी में। दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूल शंकर हुआ करता था, जो 1875 ईस्वी में बम्बई में एक समाज का स्थापना किया, जिनका नाम था आर्य समाज, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। आर्य समाज आंदोलन का प्रसार पड़ाया पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय जो है लाहौर में स्थापित किया, जो वर्तमान पाकिस्तान में है, किया गया, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रसार हुआ। उसके बाद क्या होता है, शुद्ध वैदिक परंपरा, जो लोग शुद्ध वैदिक परंपरा के थे, शुद्ध वैदिक परंपरा के विश्वास के चलते स्वामी जी ने पुनः वेदों की ओर लौटो ये नारा दिया था। स्वामी दयानंद का उद्देश्य था कि भारत को धार्मिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय रूप से एक कर दिया जाए। धार्मिक क्षेत्र में वह मूर्ति पूजा
बहुदेशवाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्रद्धा, तंत्र मंत्र तथा झूठे कर्मकांडों को स्वीकार नहीं करते थे। वह वेद को ईश्वरीय ज्ञान मानते थे तथा उपनिषद काल तक के साहित्य को स्वीकार करते थे। आर्य समाज के नियम तथा सिद्धांत सबसे पहले बम्बई में गठित किए गए थे। पुनः उसे 1877 ईस्वी में लाहौर में इसका हेडक्वार्टर स्थानांतरित कर दिया गया। आर्य समाज का प्रचार प्रसार पंजाब में अत्यधिक सफल रहा तथा कुछ सीमा तक उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में भी इसकी सफलता हासिल हुई। इसमें कहते हैं कि आत्मा राम हंसराज, पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद इसके विशिष्ट कार्यकर्ताओं में से थे और 1892-93 की ईस्वी में आर्य समाज 2 गुटों में बंट गया। एक गुट जो थे पश्चाताप शिक्षा का समर्थन करते थे, जबकि दूसरा गुट जो था पश्चाताप शिक्षा का विरोध में लग गए थे। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो ये किया गया था ज्योतिबा फुले के द्वारा। मतलब सही आंसर हो गया इसका बी। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी, जिनका जन्म 1827 ईस्वी में एक माली घर में हुआ था। उन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन भी किया था। उन्होंने अपनी पुस्तक जिनका नाम था गुलामगिरी, ये भी कई जगह पूछा जाता है, गुलामगिरी किसके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया ज्योतिबा फुले के द्वारा 1872 में। एवं अपने संगठन, इनका संगठन का नाम क्या था? सत्यशोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मण तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथ से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर ये बल दिए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये किया गया था ज्योतिबा फुले के द्वारा। सही आंसर इसका बी हो गया है। 99 नंबर, इसमें कहा जा रहा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये किया गया था मैडम HP वालेस्की द्वारा किया गया था। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूस की महिला मैडम HP वालेस्की, अमेरिका सैनिक अधिकारी कर्नल ऑकल्ट विलियम क्वाजज का एवं मतलब ये सब मिल के किए थे। ठीक है, ऑकल्ट विलियम कर्नल ऑकल्ट के द्वारा किया गया था और मैडम HP वालेस्की थी। 1875 में इसका स्थापना किया गया था थियोसॉफिकल सोसाइटी का, और इसका हेडक्वार्टर रखा गया था न्यूयॉर्क में। लेकिन इस सोसाइटी की संस्थापना जो हुआ था बाद में मद्रास लाया गया इसका हेडक्वार्टर 1882 ईस्वी में अड्यार नाम के एक स्थान पर, जो बाद में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय भी बना। इसका मुख्य उद्देश्य था प्राचीन हिंदू धर्म में लोगों को आत्मविश्वास को जगाना और बढ़ाना तथा धर्म को समाज सेवा का मुख्य आधार बनाना। जबकि राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज एवं स्वामी विवेकानंद जी द्वारा 1897 में रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना हो चुका था। यहाँ पे पूछा जा रहा है 100 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो थी कौन? श्रीमती एनी बेसेंट। अगर पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम इंडियन महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो होगी सरोजनी नायडू। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। दिया हुआ है कि एनी बेसेंट एंग्लो आयरलैंड से थी। वर्ष 1907 से लेकर 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान रही। वर्ष 1916 में होम रूल लीग की गठन किया गया। वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी और वर्ष 1925 में कानपुर में हुए मतलब जो अधिवेशन हुआ था उसमें ये बनी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में सरोजनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी और दूसरी महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, भारतीय पहला और महिला में दूसरी। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हम एक मिस कर गए। जो एनी बेसेंट थे जो 1917 में जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था उसमें बनी थी एनी बेसेंट, और 1925 वाला अधिवेशन हुआ था कानपुर में, उसमें जो अध्यक्षता किए थे वो सरोजनी नायडू थे। तो ये पहली भारतीय दूसरी महिला बनी थी और एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष बनी थे। 101 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए वही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, तो सही आंसर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन है 102 नंबर, भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से आरंभ हुआ। तो ये हुआ था कि इनकी प्रेरणा से? ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से। जैसा कि हम लोग ज्योतिबा फुले के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं थोड़ा, तो यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा कि क्या कहा जा रहा है। तो इसमें है कि भारत में नारी आंदोलन ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से आरंभ हुआ। ज्योतिबा फुले मानते थे कि हमारी महिला एवं दलितों का उत्थान करके ही सामाजिक बुराई को क्या कर सकते हैं? दूर किया जा सकता है। 1848 ईस्वी में उन्होंने लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। यह लड़कियों के लिए भारत का प्रथम स्कूल था। आधुनिक भारत में महिला आंदोलन की प्रेरणा का स्रोत जो है रामाबाई रानडे रही।
महादेव गोविंद रानडे की पत्नी है ये। श्रीमती रामाबाई ने सेवा सदन नामक संगठन की स्थापना की थी। तो यदि विकल्प ए में रामाबाई नाम होता तो यह उत्तर सही होता। यही कारण है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने इस विकल्प को सही उत्तर नहीं माना और ये तारांकित कर दिया। इसमें 103 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदेसन सभा के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सही संयोजक है, पहचान कीजिए। तो देखिए, अगर हम लोग प्रार्थना समाज की बात करें तो प्रार्थना समाज किसके द्वारा संगठित किया गया था? वो आत्मारंग पंडुरंग के द्वारा किया गया था। उसके बाद यंग इंडिया किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। उसके बाद लोकहितवादी किया था गोपाल हरि देशमुख के द्वारा। फिर उसके बाद है क्या, सत्यशोधक समाज किया गया था ज्योतिबा फुले के द्वारा। फिर उसके बाद किया था नरोजी फुरदोनजी जो किया था, ये किया था रहनुमाई मजदेवसन सभा के ऑर्गेनाइजर थे। तो ये सही आंसर इसका हो गया बी। एक बार इसको आप लोग देख लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ। प्रार्थना समाज का जो स्थापना हुआ था 1867 ईस्वी में बम्बई में किया गया था। आचार्य केशव सेन की प्रेरणा से आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किए गए थे जो समाचार पत्र थे उसका नाम था इंडियन ओपिनियन, हरिजन भी थे, उसके बाद यंग इंडिया भी थे और नवजीवन भी थे। ये जितने भी पत्र देख रहे हैं समाचार पत्र, ये महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए थे। महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख के द्वारा लोकहितवादी के रूप में प्रख्यात थे। ठीक है, याद रखिएगा नाम, गोपाल हरि देशमुख महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे, ये लोकहितवादी का ऑर्गेनाइजेशन थे। फिर उसका 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना हुआ, ये किया गया था ज्योतिबा फुले के द्वारा। ये डेट भी आप लोग, ईयर भी याद रख लीजिएगा थोड़ा। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग देख लिए था ऑलरेडी। उसके बाद 104 नंबर क्वेश्चन, 104 नंबर में है नाई धोबी बंद सामाजिक बॉयकट का एक स्वरूप था जो 1919 में हुआ था। तो ये चलाया गया था किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। तो सही आंसर इसका हो गया 104 का ए। आइए हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लेते हैं, एक सेकेंड। चलिए, इसमें कहा जा रहा है कि वर्ष 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार संगठित कराई गई। ये पहली घटना थी जो झुगुड़ी सिंह और दुर्गापाल ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन जल्द ही आंदोलन में एक नया चेहरा उभरा जिनका नाम था बाबा रामचंद्र, जिन्होंने आंदोलन की बागडोर ही नहीं संभाली अपितु उसे और मजबूत एवं जुझारू बनाया। बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार के थे। वर्ष 1920 के मध्य में वो एक किसान नेता के रूप में उभरे। उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया था। संगठन करने की इसमें एक अद्भुत क्षमता भी हुआ करता था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है 105 नंबर क्वेश्चन और इसमें कहा जा रहा है कि पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये किया गया था 1900 में। ठीक है, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 ईस्वी में पारित किया गया था, जिससे कृषकों की भूमि का गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना समाप्त हो गया था। नंबर क्वेश्चन का रहा है अवध के एक्का आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो अवध के एक्का आंदोलन का जो उद्देश्य था, इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ क्योंकि इसका आंसर जो है डी है, तो उस साइड है, देख लेते हैं हम लोग। अवध का एक्का आंदोलन का जो मेन कारण था लगान का नगद में परिवर्तन। तो सही आंसर इसका डी हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। एक्का आंदोलन 1921-1922 का नेतृत्व जो किया था पिछड़ी जाति के लोग के द्वारा किया गया था। इस आंदोलन में जिसकी गतिविधि मुख्य केंद्र जो हरदोई, बाराबंकी, बहराइच एवं सीतापुर था। किसानों की मुख्य शिकायत लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान वसूली करने की प्रथा को लेकर थी। किसानों से 50% से अधिक लगान वसूला जा रहा था। जमींदारों के गुर्गे ठेकेदार किसानों के प्रताड़ित करते थे। एक्का आंदोलन का राष्ट्रवादियों द्वारा निर्धारित अहिंसक नीतियों में विश्वास कम था। फलस्वरूप राष्ट्रवादी नेता आंदोलन से अलग थलग पड़ गए और आंदोलन ने दूसरी राह पकड़ ली। इस आंदोलन में सरकार को लगान देना बंद नहीं किया गया, बल्कि आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग थी वो जो थी बढ़ती महंगाई के कारण लगान का नगद में रूपांतर किया जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्वामी सहजानंद का संबंध था। तो ये संबंध था बिहार के किसान आंदोलन के साथ इनका संबंध था। तो सही आंसर इनका हो गया सी। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय सभा की स्थापना की थी और वे अखिल भारतीय किसान सभा के एक प्रमुख नेता भी थे। उसका संबंध बिहार के किसान आंदोलन से था।
इनके कृषि सुधार कार्यक्रम का वास्तव लक्ष्य जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तथा कृषकों को मालिकाना अधिकार दिलाना था। किसानों के प्रति इसकी समर्पित सेवा का कारण इन्हें किसान पुराण भी कहा जाने लगा था। ठीक है। 108 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, स्वामी सहजानंद निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो वही है बिहार में जाति आंदोलन से, या बिहार के किसान आंदोलन से। सही आंसर इसका सी हो गया। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन बिहार के किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे? तो ये थे राजेंद्र प्रसाद। तो सही आंसर हो गया ए। राजेंद्र प्रसाद बिहार के किसान आंदोलन से जुड़े थे। वे सितंबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री भी थे। ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे और संविधान लागू होने के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में भी ये कार्यरत थे। अगला क्वेश्चन है 110 नंबर, ये कह रहा सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। तो ये संबंधित है किससे? ये वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। तो 110 का सही आंसर हो गया ए। नंबर क्वेश्चन का रहा, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली डुअल गवर्नमेंट को समाप्त किया? तो ये किया गया था वारेन हेस्टिंग के द्वारा। जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 में, तब जाके इसको ख़त्म किया जाता है। तो सही आंसर हो गया सी। सर सी था। आइए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। वारेन हेस्टिंग का जो कार्यकाल रहा, 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा कलकत्ता परिषद तथा उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले लें। उसके बाद क्या करता है कि वारेन हेस्टिंग ने दोनों उप दीवान थे, मोहम्मद राजा खां और राजा सिताब। तो मोहम्मद राजा खां थे बंगाल के और राजा सिताब राय जो थे वो बिहार के थे, उसको पद से हटा दिया गया। द्वैत शासन जिनकी शुरुआत बंगाल में 1765 ईस्वी में हुआ था, जो बैटल ऑफ बक्सर का कह सकते हैं, बैटल ऑफ बक्सर के बाद इसका स्टार्ट हुआ था। इसके अंतर्गत कंपनी दीवानी अधिकार अपने पास रखती थी और निजामत के कार्य का जो निष्पादन नवाब के माध्यम से करती थी, लेकिन वास्तविक शक्ति कंपनी के पास होती थी। क्लाइव समझता था कि समस्त शक्ति कंपनी के पास है तथा नवाब के पास सत्ता ही केवल छाया ही है। उसने पड़वर समिति को लिखा था कि यह छाया आवश्यक है तथा हमें इसको स्वीकार करना चाहिए। ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव द्वारा जो है द्वैत शासन लागू किया गया था और वारेन हेस्टिंग के द्वारा हटा दिया गया था। तो आई होप कि ये सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। पेज नंबर 48 तक हम लोग इस सेशन में कवर किए हैं। आई होप कि ये सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन अकेडमी। अगर अच्छा लगा तो सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन अकेडमी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।